The Association of Unaided CBSE School in Nagaland has expressed concern over CBSE mandate implement थ्री लैंग्वेज फार्मूला अंडर NEP 2020। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो नागालैंड है, एक तो उसमें कोई भी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, कॉमन रीजनल लैंग्वेज नहीं है, और जो उनकी कोई ट्राइबल लैंग्वेज है वो 8th शेड्यूल में लिस्टेड नहीं है। तो जो नागालैंड के लिए ये चैलेंज खड़ा होता है थ्री लैंग्वेज फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आखिर ये थ्री लैंग्वेज फार्मूला क्या है? थ्री लैंग्वेज फार्मूला है जहाँ जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है वहाँ पर बच्चों को 3 लैंग्वेज सिखाई जानी चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कौन कौन सी है? जैसे तमिल, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी, ये मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आती है। सब हर स्टेट अपने रीजन के हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकता है। और जहाँ पर नॉन हिंदी क्षेत्र है वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जानी चाहिए? हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। ठीक है। और ये फर्स्ट सबसे पहले रिकमेंड कब करी गई थी? ये रिकमेंड करी गई थी कोठारी कमीशन 1964 से 66 के बीच में। अभी इसको NEP 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया है कि बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सिखाई जानी चाहिए, ताकि इंडिया की जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो बनी रहे और इंडियन कल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। हमारे लिए इस पूरे न्यूज़ में इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न रिलेटेड टू इंडियन लैंग्वेजेस। तो जो पहला हमारा आर्टिकल है लैंग्वेज से रिलेटेड, वो है आर्टिकल 29। इसमें कहा गया है हर सिटीजन को जो डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज मतलब कि अल्पसंख्यक लैंग्वेज वाले हैं उनको अपनी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट और कल्चर को पूरा कंजर्व करने का अधिकार है। ठीक है। अल्पसंख्यक भाषाई लोगों को अपने लैंग्वेज की स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का अधिकार है। आर्टिकल 343 कहता है जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज, यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को 15 सालों तक यूज़ करने के लिए अलाउ किया गया था 1950 के बाद। लेकिन जब 15 साल पूरे हो जाते हैं उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि यूनियन इंग्लिश लैंग्वेज को भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 345। वो हमारी विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि वो अपनी स्टेट के लिए एक लैंग्वेज, कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेट लेजिस्लेचर को पूरा अधिकार है, वो कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। पहले उनको ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले। आर्टिकल 346 कहता है जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होगी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच वो हिंदी और इंग्लिश होंगी। सब जहाँ जो हिंदी बोलने वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, और नॉन हिंदी वाले क्षेत्रों में इंग्लिश लैंग्वेज में कम्युनिकेशन किया जाएगा जो ऑफिशियल पेपर्स होंगे उनमें। आर्टिकल 347 कहता है अगर कोई भी स्टेट, जैसे कोई भी पॉपुलेशन, एक पर्याप्त मात्रा में पॉपुलेशन किसी ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिमांड करती है तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रेसिडेंट्स को अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट हमारे आर्टिकल्स आते हैं आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A क्या कहता है? आर्टिकल 350A कहता है जो हमारे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चे हैं उनकी प्राइमरी स्टेज में एजुकेशन देने के लिए उनकी जो मदर टंग है उसमें सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स के बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर मदर टंग में जो शिक्षाएं प्रदान करनी है उसके लिए सारी सुविधाएं देने का अधिकार स्टेट और लोकल अथॉरिटी का है। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी भाषा के प्रसार प्रसार का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी यूनियन की है। ये हमारे आर्टिकल्स हैं जो सारे लैंग्वेज से रिलेटेड है।